हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। तो आज केमिकल काइनेटिक्स का लेक्चर नंबर दूसरा है, जो क्लास 12 का चैप्टर नंबर 4 केमिकल काइनेटिक्स। तो आज हम लेकर आए हैं आपका लेक्चर नंबर 2। आज की टॉपिक पे क्या है? आज की टॉपिक ये है कि हाउ कैन राइट रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ एनी केमिकल रिएक्शन। कोई भी केमिकल रिएक्शन हो बेटा आपके पास, तो उसको आप उसका रेट ऑफ रिएक्शन कैसे लिख सकते हो, ये सबसे बड़ी बात होती है। आपको किसी भी रिएक्शन का रेट ऑफ रिएक्शन लिखना आना चाहिए, क्योंकि केमिकल काइनेटिक्स का जो न्यूमेरिकल पोर्शन है वो यहीं से ही शुरुआत होता है। मतलब लेक्चर जो है, मेन जो लेक्चर है वो यहीं से ही शुरुआत होता है। मेरा जो फर्स्ट लेक्चर था, जो मेरा फर्स्ट वीडियो लेक्चर था, उसके अंदर हमने क्या पढ़ा था? उसके अंदर ये पढ़ा था कि रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, ठीक है। और फिर हमने देखा था कौन कौन से ऐसे रिएक्शन हो सकते हैं कि जो रेट ऑफ रिएक्शन, सारे रिएक्शन तो रेट ऑफ रिएक्शन को नहीं लिख सकते हैं, सिर्फ मॉडरेट टाइप के जो रिएक्शन होते हैं, मॉलिक्यूल टाइप के जो रिएक्शन होते हैं, वही हमें क्या लिख सकते हैं? रेट ऑफ रिएक्शन लिख सकते हैं। तो आज हम यहाँ पर कुछ रेट ऑफ रिएक्शन की डिस्कस करेंगे, कैसे लिखेंगे, और उससे रिलेटेड कुछ टर्म्स को भी यूज करेंगे, कैसे लिखा जाता है। तो मेरा एक ये क्वेश्चन है कि जो रेट होता है ना बेटा, जो रेट होता है, ये रेट क्या होता है? हमेशा पॉजिटिव होता है। क्या होता है? हमेशा पॉजिटिव होता है। इस बात को कैसे समझोगे? यानी स्पीड की बात कर रहा है ना, रेट स्पीड की बात हो रहा है, ठीक है। तो जैसे मान लो आप गाड़ी बाइक लेकर चल रहे हो, ठीक है। तो मान लो आपको सिग्नल किसका मिला हुआ है? रेड का मिला। तो आपने क्या करोगे? बाइक को आप रोक दोगे, स्टॉप कर दोगे। तो क्या बाइक पीछे जाएगी? बाइक जीरो हो सकता है, जो आपकी स्पीड है वो जीरो हो सकती है, बट आपकी स्पीड यानी आपकी क्या, आपकी बाइक पीछे तो नहीं जा सकती ना। इसका मतलब कि रेट ऑफ रिएक्शन जीरो हो सकता है, लेकिन कभी नेगेटिव नहीं हो सकता। इस बात को ध्यान में रखना चलना है कि जो रेट होता है या रेट ऑफ रिएक्शन जो भी आएंगे आगे, या जो होता है वो क्या होता है? हमेशा क्या होता है? ऑलवेज पॉजिटिव होता है। रेट हमेशा क्या होता है? ऑलवेज पॉजिटिव होता है। रेट कभी नेगेटिव नहीं हो सकता है, जीरो हो सकता है। जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल बताया, आप बाइक लेकर जा रहे हो, खूब स्पीड से जा रहे हो, एकदम 120 की स्पीड में जा रहे हो, अगर आपको रेड सिग्नल मिल गया तो आप क्या करोगे? आप स्टॉप कर दोगे। आपकी स्पीड जीरो हो सकती है, बट आप पीछे नहीं जा सकते, ठीक है। इसका मतलब नेगेटिव कभी रेट ऑफ रिएक्शन नहीं हो सकता है। तो आज को टॉपिक में हम ऐसे से रिलेटेड कुछ बातें करना चाहते हैं, ताकि आपको पहले से कंसेप्ट क्लियर करा दूँ कि जो रेट होता है वो क्या होता है? मतलब हमेशा पॉजिटिव होता है, नेगेटिव नहीं होता है, ठीक है। अब सुनो, अब मैंने आगे ये कहने जा रहा हूँ कि हम एक एवरेज रेट की मेरे बात करते हैं कि एक एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, ठीक है। लगाते हैं एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। देखो इसमें तो क्या होता है कि जो आपका कंसंट्रेशन है किसका, रिएक्टेंट का या फिर प्रोडक्ट का, यानी कि एवरेज रेट किसका निकालना है? रिएक्टेंट का भी निकालना है और किसका निकालना है? प्रोडक्ट का भी निकालना है। तो हमारे पास सिंपल सी मेथड कि हमने पढ़ा भी कि कंसंट्रेशन रिएक्टेंट का समय के साथ क्या होता है? डिक्रीज होता है, और प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन समय के साथ क्या होता है? इंक्रीज होता है। तो यानी एवरेज रेट क्या होगा कि एक इंटरवल टाइम, मतलब कि द कंसंट्रेशन चेंज ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट विद रिस्पेक्ट टू द इंटरवल टाइम। इंटरवल टाइम, एक इंटरवल टाइम मतलब क्या होता है? फिक्स टाइम। जैसे कि मान लो कि आप 5 मिनट के बाद कंसंट्रेशन रिएक्टेंट का कुछ, फिर अगले 10 मिनट के बाद कुछ हो, फिर अगले 10 मिनट बाद कुछ होगा, फिर अगले 15 के बाद कुछ होगा। मतलब एक इंटरवल टाइमिंग फिक्स किया गया है कि मतलब वो चीज़ कितने टाइम पर आपका कंसंट्रेशन क्या होगा? समय के साथ घटेगा। इसका डायग्राम ग्राफ भी बनाएंगे कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम के बीच में। तो लिखिए पहले हम कैसे एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन की मान लो हमने यहाँ पे ग्राफ बनाया। पहले इसको समझा देते हैं, तो आपको लिखना समझाएंगे कैसे लिखा जाएगा। कि मान लो आपका एक कंसंट्रेशन है और ये आपका मान लो टाइम है, ये आपका जीरो है। मान लो आपने यहाँ से लेकर कुछ यहाँ पे कुछ यहाँ पे कुछ बनाया। अब समय के साथ कंसंट्रेशन टाइम का मतलब यहाँ पे कुछ यहाँ पे कुछ यहाँ पे कुछ, या आपकी आपकी इस पर क्या है? टी टाइम है, इस पर क्या आपका कंसंट्रेशन। समय के साथ कंसंट्रेशन रिएक्टेंट का क्या होता रहता है? डिक्रीज होता है इस तरह से। तो अगर मैं पूछूं कि बताओ ये आपका कंसंट्रेशन, मान लो कि रिएक्शन लेते हैं, रिएक्शन ले लेते हैं कि रिएक्टेंट यूज्ड, ये हमने रिएक्शन लिया,
क्या ले लिया, रिएक्टेंट ड्यू टू द प्रोडक्ट। तो बताओ समय के साथ रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन क्या हो जाएगा, कम होता जाएगा। तो मतलब मान लो कि ये आपका कुछ कंसंट्रेशन यहाँ पे ले लेता हूँ मैं रिएक्टेंट का, और यहाँ ले लेता हूँ मैं इनिशियल, भाई ये इनिशियल कंसंट्रेशन। फिर ये मान लो कौन से टाइम पे, मान लो कुछ यहाँ पे इस टाइम पे, ठीक है। मान लो फिर समय के साथ फिर जैसे जैसे आपका समय बढ़ेगा, आपका इंटरवल टाइम बढ़ता जाएगा, तो आपका कंसंट्रेशन भी क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। तो ये किसका कंसंट्रेशन फाइनल, तो ये कहाँ पे है, तो ये आपका T1, ये आपका क्या होता है T2। तो मतलब समझ में आ गया कि T1 पर कंसंट्रेशन इनिशियल कंसंट्रेशन होगा, T2 पर कौन सा कंसंट्रेशन होगा, फाइनल कंसंट्रेशन होगा। तो इसका एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन कैसे निकलता है, इसका एवरेज जो है रेट ऑफ रिएक्शन कैसे निकलता कि माइनस चेंज ऑफ कंसंट्रेशन, ऐसे लिख सकते हो, क्या सकते हो, डेल्टा आर डिवाइडेड बाई डेल्टा। इसका मतलब क्या होगा, चेंज ऑफ कंसंट्रेशन रिएक्टेंट का मतलब कि यहाँ पे देखो कि समय के साथ बेटा फाइनल है ना, देखो जैसे मान लो वैल्यू ले लो, मान लो ये 5 है, ये मान लो अपना 10 है, ठीक है, और ये मान लो ऐसे इधर 5 है, तो ये आपका 10 हो गया, ये आपका 15 हो गया, इधर मान लो आपका ये आपका 4 हो गया, और ये कितना आपका 8 हो गया, मतलब 4 डिजिट की आपने चेंजिंग रखा है। तो आपका सोचो ये आपका क्या है इनिशियल, ये आपका क्या है फाइनल। तो चेंज आप समय के साथ देखो, समय के साथ धीरे धीरे जैसे जैसे समय बढ़ रहा है कंसंट्रेशन क्या होता जाता है, कम होते जा रहा है। तो फाइनल जो आपका इनिशियल जो कंसंट्रेशन क्या होगा, हमेशा ज़्यादा होगा, किसके कंपेयर में, फाइनल के कंपेयर में। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं कि माइनस चेंज ऑफ इनिशियल डिवाइडेड बाई T2 माइनस T1। अब बताओ इनिशियल हमेशा ज़्यादा आएगा, देखो ध्यान से, इनिशियल क्या होगा, हमेशा ज़्यादा आएगा। इनिशियल कितना आपका 8 है, फाइनल कितना आपका 4 है, तो ऑलरेडी रिएक्टेंट क्या रहेगा, माइनस में रहेगा। जबकि मैंने आपको पहले भी कहा कि रेट जो होता है बेटा हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव होता है। इसके लिए हम यहाँ आगे क्या लगा देते हैं, नेगेटिव लगा देते हैं। ये नेगेटिव का मतलब समझ लीजिए कि अब आपको दिमाग के अंदर सेट हो जाना चाहिए कि किसी भी केमिकल रिएक्शन में जब भी हम रिएक्टेंट का रेट ऑफ रिएक्शन लिखेंगे तो उसके आगे क्या लगाएंगे, नेगेटिव। क्यों लगाएंगे, क्योंकि यही रीजन पता चल गया है, क्योंकि रेट हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव होता है, जबकि रिएक्टेंट में समय के साथ रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन कम होने की वजह से यहाँ पर नेगेटिव साइन आ रहा है, और नेगेटिव साइन को हटाने के लिए हमने यहाँ पे क्या लगाया है, माइनस लगाया है। तो ये किसका हो गया आपका, ये हो गया एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, किसके लिए होगा बेटा, रिएक्टेंट के लिए होगा। किसके लिए होगा, ये रिएक्टेंट के लिए होगा। तो इसको आप लिख लीजिए ऐसे कि माइनस डेल्टा आर डिवाइडेड बाई डेल्टा टी। ये आपका एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन किसका हो गया, रिएक्टेंट का हो गया। इसको बना लो, कॉपी कर लो, तो आपको यहीं पे प्रोडक्ट का समझाते हैं कि प्रोडक्ट का कैसे होगा। प्रोडक्ट का कैसे होगा वो भी हम समझाते हैं आपको। देखो बेटा प्रोडक्ट का क्या होगा कि समय के साथ बढ़ेगा, प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन क्या होता है कि समय के साथ क्या होता है, इंक्रीज होता है। तो वहां पे हमें क्या होगा कि पॉजिटिव लगाने की जरूरत नहीं होगा ना, क्योंकि भी बताते हैं आपको बहुत में। जैसे देखो यहाँ पे प्रोडक्ट का बना लीजिए, इसको थोड़ा सा कॉपी कर लेते हैं। कॉपी हो गई बेटा, हमें ये इतना खाली करना है यहाँ पे। रिएक्शन आपका वही रहेगा, लेकिन आपकी बात क्या लिखना है, आपका प्रोडक्ट क्या लिखना है, आपकी बात प्रोडक्ट। रिएक्टेंट आपका किसकी वजह से, प्रोडक्ट की वजह से। तो आप ग्राफ बनाएंगे कैसे, इसी तरह से। फिर आपका यहाँ पे क्या होगा, वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस, ये आपका कंसंट्रेशन है, ठीक है, सी, और यहाँ आपका क्या है, 80 है, ये आपका क्या है, 0। अब किसका बना रहा है, प्रोडक्ट, इसका बना रहे प्रोडक्ट। तो उसके लिए भी अभी हम आपको बता रहे हैं कि प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन क्या होता है, प्रोडक्ट का समय के साथ कंसंट्रेशन उसका इंक्रीज होता है। तो इस तरह से तो हमने कहा कि बताओ T1 टाइम पर प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन क्या होगा, यहाँ वो होगा आपका कंसंट्रेशन प्रोडक्ट का इनिशियल। बताओ कि T2 टाइम पर प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन क्या होगा, यहाँ पे
होती कि जो अब उसमें रिएक्टेंट में आपने क्या देखा था, रिएक्टेंट में हमने ये देखा, रिएक्टेंट में हमने देख रहे थे कि यही चीज़ घट रही थी। फाइनल वाला क्या हो रहा था बेटा, फाइनल वाला आपका कम हो रहा था और इनिशियल क्या हो रहा था ज़्यादा। लेकिन अब की बार प्रोडक्ट में इनिशियल का क्या हो रहा है कम और फाइनल क्या हो रहा है ज़्यादा। तो इसका जो रेट ऑफ एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन प्रोडक्ट का कैसे लिखोगे, एवरेज इसका लिखा है प्रोडक्ट का रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल टू, अब यहाँ पे माइनस लगाने की जरूरत है नहीं, क्यों नहीं है, क्योंकि ये देख रहे हो कि फाइनल जो है आपका हमेशा क्या हो रहा है ज़्यादा ही। मान लो एग्जाम्पल लेना चाहते हो, मान लो ये 2 होगा, ये 4 होगा, ये 5 होगा, ये 10 होगा, ठीक है। 5 पे जब 5 सेकेंड पर कितना आ रहा है 2 मोलर कंसंट्रेशन मिल रहा है प्रोडक्ट का। 10 पे जब जा रहे हैं एक इंटरवल टाइम पे आगे बढ़ रहे हैं तो 2 की जगह कितना मिल रहा है 4 मिल रहा है, यानी कि समय के साथ प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन क्या हो रहा है बढ़ ही रहा है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि माइनस लगाने की जरूरत नहीं, यहाँ पे लिखेंगे चेंज ऑफ कंसंट्रेशन प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय डेल्टा टी, ठीक है। इसको अगर ओपन करके लिखना है कैसे लिखेंगे कि चेंज ऑफ प्रोडक्ट फाइनल इनिशियल माइनस फाइनल होता है ना, ऐसे लिखेंगे ना कि चेंज से इसमें से कितना घटा देंगे पूरा, ये आपको ए से आपको टोटल में आ जाएगा, यानी कि फाइनल माइनस कंसंट्रेशन इनिशियल डिवाइडेड बाई T2 माइनस T। अगर आप देखना चाहते हो तो यहाँ कितना आएगा 4, यहाँ कितना आएगा आपका इनिशियल 2, नीचे कितना आएगा यहाँ पे 5, यहाँ पे 10, तो यानी T2 माइनस T2 कितना आपका 10 और माइनस T1 कितना आपका 5। तो आपको देखोगे तो प्रोडक्ट हमेशा पॉजिटिव आएगा, मतलब रेट उसका क्या होगा पॉजिटिव आएगा। तो मतलब कि कहने का मतलब जब भी हम एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन चाहे रिएक्टेंट का लिखे चाहे प्रोडक्ट का लिखे, रिएक्टेंट का जब भी लिखेंगे तो उसके आगे क्या लगाएंगे माइनस, और जब प्रोडक्ट का लिखेंगे उसके आगे माइनस नहीं लगाएंगे, तो ऑलरेडी प्लस में ही होता है, तो पॉजिटिव में ही आता है। तो आपको मैंने समझा दिया कि एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है। तो किसी भी केमिकल रिएक्शन का एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन आपको लिखना आना चाहिए। आप कॉपी करो इसका, तो आपको हम कुछ एग्जाम्पल दिखाते हैं, उसके कुछ टर्म्स लिख के आपको दिखाते हैं कि कैसे लिखा जाता है एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। तो मिटाएं इसको। चलो अब आपको कुछ क्वेश्चन करते हैं, जैसे हमने दिया आपको a प्लस बी प्लस सी, मुझे इसका एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन लिख के दिखाओ, तो आप क्या लिखोगे कैसे, ये क्या करोगे रिएक्टेंट प्रोसेस, ये आपका क्या है प्रोडक्ट। हमने अभी बताया कि रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन समय के साथ डिक्रीज होता है, तो उसका जो कंसंट्रेशन में आगे क्या लगाएंगे नेगेटिव लगाएंगे, तो लिखेंगे कैसे इसको कि माइनस यहाँ पे चेंज ऑफ डेल्टा ए डिवाइडेड बाई डेल्टा टी इज इक्वल टू क्या होगा बी बी, तो माइनस चेंज ऑफ डेल्टा टी इंटू क्या होगा डेल्टा टी इक्वल टू प्रोडक्ट क्या आपका पॉजिटिव होता है कंसंट्रेशन सी चेंज ऑफ डेल्टा। तो हमेशा क्या करेंगे इस तरह से लिखना हमें आना चाहिए। किसी भी केमिकल रिएक्शन का उसका रेट ऑफ रिएक्शन लिखना आना चाहिए, यानी कि क्या होता है कि जो भी रिएक्टेंट का उसको रिएक्टेंट का क्या लिखो रेट ऑफ रिएक्शन इस तरह से वो इक्वल किसके होगा आपके रिएक्टेंट साइड में वो भी इसके बराबर होगा, और वो किसके बराबर होगा टोटल प्रोडक्ट के बराबर होगा। तो ये आपको एक मैंने बताया है कि जो बैलेंस रिएक्शन नहीं है, यानी यहाँ पर स्टिकियोमेट्रिक जो आपका है, स्टिकियोमेट्रिक जो आपका कोफिशिएंट है वो यहाँ पे नहीं है। मैं एग्जांपल उसका भी लूँगा, उसके बाद मैं आपको थोड़ा बहुत एग्जांपल करूँगा तब तक कंप्लीट पूरा ये कंप्लीट आपको समझ में आ जाएगा रेट ऑफ रिएक्शन, क्योंकि यहाँ से ही न्यूमेरिकल का बनना स्टार्ट हो जाता है। क्योंकि आपको यहाँ से जब नहीं समझ में आया कि कैसे, ये इंपॉर्टेंट है, किसी भी रिएक्शन का केमिकल रेट ऑफ रिएक्शन लिखना इंपॉर्टेंट है। अब इस तरह से समझ दीजिए, आपको उसको जनरल रिएक्शन निकलता मानव जनरल रिएक्शन है जहाँ पर स्टिकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट नहीं है, ठीक है। देखो यहाँ पे 1 है 1 है 1 है, तो कोई दिक्कत नहीं, जैसा है वैसा हमने लिख दिया। मान लो अगर रिएक्शन इस तरह से आ गया 2b प्लस 3b ड्यू टू द 4c, तो हम कैसे लिखेंगे इसका रेट ऑफ रिएक्शन, इसका रिएक्शन वैसे लिखेंगे कि एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन लिखना है, तो रेट ऑफ रिएक्शन इसका लिखना है हमें, वो भी कौन सा एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, कौन सा लिखना है एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। तो देखो ये पोर्शन आपका क्या होता है रिएक्टेंट, ये आपका क्या है प्रोडक्ट है। अब बार बार मैं नहीं लिखूंगा रिएक्टेंट प्रोडक्ट, मैं आपको बस बता रहा हूँ कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट है। तो यहाँ पे क्या लिखोगे कि डेल्टा
चेंज ऑफ कंसंट्रेशन A डिवाइडेड बाय डेल्टा T, और ये रिएक्टेंट है इसके आगे क्या लगा देंगे बेटा, माइनस लगाएंगे। अब यहाँ पे जो कोफिशिएंट जो आ रहा है, ये स्टीरियोमेट्रिक कोफिशिएंट जो आ रहा है वो किस में हो जाएगा, उसके रेसिप्रोकल कर दो इसका, तो 2 का रेसिप्रोकल कितना हो जाएगा, 1/2। इस तरह से यहाँ पे लिखते हैं। तो यहाँ पे कितना है इसका कोफिशिएंट होगा, यहाँ पे 3, इसका रेसिप्रोकल कितना हो जाएगा, 1/3 हो जाएगा, या उसको डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो इक्वल, फिर आगे ये भी रिएक्टेंट माइनस रेसिप्रोकल 3 का कितना होगा, 1/3 होगा, और यहाँ पे क्या करेंगे, चेंज ऑफ कंसंट्रेशन B डिवाइडेड बाय डेल्टा T। अब यहाँ आपका प्रोडक्ट बताओ नेगेटिव होगा कि पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव होगा, क्यों, क्योंकि समय के साथ प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन क्या होता है, बढ़ता है, और ये जो स्टीरियोमेट्रिक कोफिशिएंट है वो कितना है यहाँ पे 4, इसका रेशियो कितना हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा। तो चेंज ऑफ कंसंट्रेशन C डिवाइडेड बाय डेल्टा। तो किसी भी रिएक्शन का स्टीरियोमेट्रिक जो बैलेंस रिएक्शन होता है, ये क्या था, मान लो बैलेंस रिएक्शन था, जनरली मैंने ऐसे रिएक्शन को लिखा है। तो आपको किसी भी बैलेंस रिएक्शन का या फिर अनबैलेंस रिएक्शन का क्या आपका होना चाहिए, पहला बैलेंस उसको बैलेंस कर लेंगे, उसके बाद उसका क्या लिखना है, रेट ऑफ रिएक्शन, कौन सा भी, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन लिखना आना चाहिए। जहाँ पे स्टीरियोमेट्रिक कोफिशिएंट आएगा वो क्या हो जाएंगे, उसके रेसिप्रोकल में कर दिया, उसको डिवाइड में कर लो, और जहाँ पे नहीं है तो डायरेक्टली हम इस चीज को लिख देंगे। आप इसको कॉपी कर लो, तो आपको हम कुछ और छोटे मोटे टर्म्स को यूज करके बता रहे हैं कैसे लिखा जाता है। तो हेडिंग इसको मिटाएं, हेडिंग लगाते हैं, कुछ टर्म्स यूज करते हैं, रेट के कुछ टर्म्स हैं उनको हम यूज करेंगे, जैसे उसको हम लिखते हैं, ठीक है, तो लिखेंगे रेट इन टर्म ऑफ स्टीरियोमेट्रिक कोफिशिएंट के बेस पे, ठीक है। तो लिख लेते हैं यहाँ पे, तो और हम कुछ आपको टर्म्स की बात बता देते हैं कि कैसे, या वही लिख लेते हैं कि कैसे लिख सकते हैं यहाँ पे, रेट इन टर्म, ठीक है, या तो ऐसे लिख सकते हैं, चलेगा। जैसे मान लो हमने लिखा 2A + B गिव टू 3C, ठीक है। हमने पूछा इसका रेट ऑफ एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन कैसे लिखोगे, तो आपने लिखोगे एवरेज रिएक्शन। जितनी बातें बता रहा हूँ यहाँ से इंपॉर्टेंट है, ये सब समझना चाहिए। आज के लेक्चर को इतना ही समझा रहा हूँ, नेक्स्ट लेक्चर इस पर न्यूमेरिकल भी करेंगे। तो एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन कैसे लिखोगे, कि क्या रिएक्टेंट प्रोसेस, तो रिएक्टेंट में क्या स्टीरियोमेट्रिक कोफिशिएंट, इसका क्या लिखोगे, रेसिप्रोकल कर दो, रिएक्टेंट आगे क्या लिखोगे, -1/2 चेंज ऑफ कंसंट्रेशन A डिवाइडेड बाय डेल्टा T इज इक्वल टू, ये भी रिएक्टेंट है, तो आगे क्या लगाओगे माइनस, यहाँ स्टीरियोमेट्रिक कितना बेटा 1 है, तो 1 है तो क्या लिखोगे 1/1 करो, नहीं लिखोगे तो भी चलेगा। तो यहाँ पे चेंज ऑफ कंसंट्रेशन B डिवाइडेड बाय डेल्टा T, हालांकि यहाँ 1/1 आ रहा है, लेकिन आप देखोगे तो क्या आएगा 1/1 ही रहेगा, इसलिए आपको वहाँ पे लिखने की जरूरत नहीं, अपना लिखोगे तो भी चल सकता है, ठीक है। इसके बाद क्या आपका प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन पॉजिटिव होता है, मतलब बढ़ता ही रहता है, तो यहाँ पे क्या लिखोगे कि स्टीरियोमेट्रिक कितना है उसका 3 है, तो रेसिप्रोकल कितना रहेगा 1/3 चेंज ऑफ कंसंट्रेशन C डिवाइडेड बाय डेल्टा। तो ये आपको किसी भी रिएक्शन का रेट ऑफ रिएक्शन लिखना आ सकता है। अच्छा, यहीं पे हम बात करें कि डिसअपियरेंस, यानी कि रेट ऑफ डिसअपियरेंस, समझाते हैं कि डिसअपियरेंस क्या होता है। अपीयरेंस मतलब क्या होता है कि किसका फॉर्मेशन हो रहा है, मतलब किसको अपीयरेंस कर रहे हो, इस बात को समझो। जैसे कि मान लो रिएक्टेंट 2A + B 3C, तो अपीयरेंस कौन होगा 3C, क्योंकि फॉर्मेशन किसका हो रहा है C का हो रहा है। और डिसअपियरेंस कौन हो रहा है, कौन जा रहा है, कौन छोड़ रहा है, कौन छोड़ रहा है, रिएक्टेंट। रिएक्टेंट वाला जो पोर्शन होता है वो क्या होता है आपका डिसअपियरेंस होता है, और जो प्रोडक्ट जो फॉर्मेशन होता है वो हमारा क्या होता है, अपीयरेंस होता है। जैसे इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि आप कभी कोई आपसे ये भी पूछ सकता है कि रेट ऑफ फॉर्मेशन, तो रेट ऑफ फॉर्मेशन क्या होगा आपका प्रोडक्ट, ठीक है। या आपसे ये पूछ सकता है कि रेट ऑफ डिसोसिएशन, तो डिसोसिएशन क्या होता है रिएक्टेंट, ये भी आप कर सकते हैं। या इस हिसाब से ये भी पूछ सकता है फॉर्मेशन की जगह करके रेट ऑफ एसोसिएशन, तो एसोसिएशन कौन होता है
प्रोडक्ट होता है। तो एसोसिएशन का रेट या फॉर्मेशन का रेट या रेट ऑफ अपीयरेंस, यहाँ पे क्या बोलोगे कि डिसोसिएशन का रेट, यहाँ पे क्या बोलोगे आपकी डिसअपीयरेंस का रेट है, ठीक है। तो डिसअपीयरेंस के रेट में क्या होता है, कुछ नहीं, सेम टू सेम लिखना होता है, बट यहाँ पर जो स्टिक्योमेट्रिक कोफिशिएंट है उसका कोई रोल नहीं है, मतलब वहाँ को नहीं लिखा जाता है। सीधा सीधा क्या लिखेंगे हम कि डेल्टा माइनस चेंज कंसंट्रेशन ए डिवाइडेड बाई डेल्टा टी, फिर यहाँ पे आएगा इक्वल टू माइनस चेंज ऑफ कंसंट्रेशन बी डिवाइडेड बाई डेल्टा टी इक्वल टू यहाँ पे आएगा कि पॉजिटिव रहेगा तो चेंज ऑफ कंसंट्रेशन सी डिवाइडेड बाई डेल्टा टी। तो समझ लीजिए सबसे पहले कि आपका एक्चुअली मैंने डिसअपीयरेंस बोला है तो सिर्फ यहाँ पे प्रोडक्ट का नहीं, क्योंकि डिसअपीयरेंस कौन कौन हो रहा है, सिर्फ ए और बी हो रहा है। कौन सा हो रहा है सिर्फ डिसअपीयरेंस, ए और बी हो रहा है। तो अब अगर आपसे पूछा जाए कि रेट ऑफ अपीयरेंस, रेट ऑफ अपीयरेंस, तो इसमें अपीयरेंस कौन कर रहा है, प्रोडक्ट वाला पर्सन कर रहा है। और मैंने अभी बताया था कि स्टिक्योमेट्रिक कोफिशिएंट का कोई रोल नहीं है, तो यहाँ पे क्या लिखोगे चेंज ऑफ कंसंट्रेशन सी डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। तो ये आपको लिखना आना चाहिए कि रेट ऑफ डिसअपीयरेंस कैसे लिखा सकता है, रेट ऑफ अपीयरेंस कैसे लिखा सकता है। मैं अभी आपको इसके जनरल रिएक्शन भी लिख देता हूँ, लेकिन तब तक आप इसको कॉपी कर लो कि रेट ऑफ डिसअपीयरेंस कौन होगा, रेट ऑफ अपीयरेंस कौन होगा। अपीयरेंस और डिसअपीयरेंस में स्टिक्योमेट्रिक कोफिशिएंट का कोई रोल नहीं होता है, वो सिर्फ कहाँ होगा, एवरेज रेट के अंदर। एक्चुअली एक और रेट हमारे पास है इंस्टेंटेनियस रेट है, वो आज के इस वीडियो लेक्चर में लूंगा, नेक्स्ट वीडियो लेक्चर लूंगा। आज के सिर्फ एवरेज रेट और डिसअपीयरेंस और रेट ऑफ अपीयरेंस कैसे लिखा जाता है उसके रिलेटेड न्यूमेरिकल करेंगे कि कैसे क्वेश्चन आते हैं इसके, ठीक है। तो आई होप कि आपने लिख लिया होगा, ठीक है। अब एक जनरल इक्वेशन में लिख देता हूँ और उससे आप सीधा लिख लीजिएगा, फटाफट लिखिएगा उसका रिएक्शन, डिसअपीयरेंस, एवरेज रेट सब लिखना आ जाना चाहिए जैसे, ठीक है। जैसे हमने मान लो लिखा है N1A प्लस N2B B2 N1C प्लस N2, मैंने कहा ये M1 M2 और N1 M2 टेस्ट क्या है, स्टिक्योमेट्रिक कोफिशिएंट। ए बी क्या आपका रिएक्टेंस, सी डी आपका क्या है प्रोडक्ट। हमने कहा इसका पहले लिखो रेट ऑफ डिसअपीयरेंस, मैंने पूछा है रेट ऑफ डिसअपीयरेंस। अब इसको मैं ROD के नाम से लिख देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए, ठीक है। मैं पूछूँ इसका ROD लिखो, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस कैसे लिखोगे कि रेट ऑफ डिसअपीयरेंस, डिसअपीयरेंस मैंने बोला था स्टिक्योमेट्रिक का कोई रोल नहीं है, तो लिखोगे कि रिएक्टेंट चेंज ऑफ कंसंट्रेशन ए डिवाइडेड बाय डेल्टा टी इक्वल टू चेंज ऑफ कंसंट्रेशन बी डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। डिसअपीयरेंस तो यही है। अपीयरेंस अगर मैं पूछूं रेट ऑफ अपीयरेंस आर लिखूं तो कौन कर रहा है, वही ये वाले पोर्शन आपके प्रोडक्ट है, यही करेगा, यानी यही आपका क्या है, फॉर्मेशन बन रहा है। तो लिखोगे कैसे इसको कि यहाँ पे आपकी पॉजिटिव होता है तो यहाँ लिखोगे चेंज ऑफ कंसंट्रेशन सी डिवाइडेड बाय डेल्टा टी इक्वल टू पॉजिटिव चेंज ऑफ कंसंट्रेशन डी डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। ये आपका डिसअपीयरेंस और अपीयरेंस। लेकिन अगर मैं यही कहूँ कि एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन तो कैसे लिखोगे, तब यहाँ पर जो भी स्टिक्योमेट्रिक है उसका रोल होगा। तो कैसे लिखोगे कि रिएक्टेंट को लिखोगे क्या, जो भी यहाँ पे स्टिक्योमेट्रिक उसका क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल 1/m1 माइनस लगा दो चेंज ऑफ कंसंट्रेशन ए डिवाइडेड बाय डेल्टा टी, और रेट ऑफ एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन में सारी चीजें एक साथ लिख दोगे, अलग अलग लिखने की जरूरत नहीं है। इक्वल टू 1/, क्या हो जाएगा m2 माइनस चेंज ऑफ कंसंट्रेशन d डिवाइडेड बाय डेल्टा t इक्वल टू प्रोडक्ट में क्या होगा कि पॉजिटिव होगा, तो यहाँ पे क्या लिखोगे पॉजिटिव 1/m1 चेंज ऑफ कंसंट्रेशन c डिवाइडेड बाय डेल्टा d इक्वल टू 1/m2 पॉजिटिव, और यहाँ पे होगा चेंज ऑफ कंसंट्रेशन d डिवाइडेड बाय डेल्टा। इस चीज को ध्यान से लिख लेना थोड़ा सा समझ के, ठीक है। तो क्या आएगा यहाँ पे इक्वल टू पॉजिटिव 1/m2 चेंज ऑफ कंसंट्रेशन d डिवाइडेड बाय डेल्टा। तो किसी भी रिएक्शन का एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन इस तरह से लिखा जाएगा, किसी भी रिएक्शन का जो उसका अपीयरेंस है ऐसे लिखा जाएगा, किसी भी रेट ऑफ किसी भी इक्वेशन का डिसअपीयरेंस इस तरह से लिखा जाएगा। तो नोट कर लो इसको, और आगे इसी पर हम क्या करेंगे, न्यूमेरिकल्स करेंगे, ठीक है। किसी भी रिएक्शन का हमें लिखना है, जैसे हमें मान लो लिखना हुआ H2 प्लस I2 गिव टू द 2HI, और अगर मुझसे पूछा जाए इसका एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन लिखो बेटा,
फटाफट लिखना स्टार्ट कर दो। कैसे लिखोगे, ये वहाँ पे देखो कोफिशिएंट कितने हैं, 1 है, 1 है तो 1/1 का मतलब क्या होगा, 1 होगा, लिखने लिखो की कोई जरूरत है नहीं। तो यहाँ पे रिएक्टेंट पोर्शन में क्या लिखोगे, माइनस चेंज ऑफ कंसंट्रेशन H2 डिवाइडेड बाय डेल्टा T इज इक्वल टू रिएक्टेंट है तो माइनस चेंज ऑफ कंसंट्रेशन I2 डिवाइडेड बाय क्या होगा, डेल्टा T इज इक्वल टू, यहाँ पे अगर आपको कितना दिया है, स्टोइकियोमेट्रिक कितना है, 2 दिया रखा है, तो यहाँ पे हो जाएगा 1/2 चेंज ऑफ कंसंट्रेशन HI डिवाइडेड बाय डेल्टा। इसका क्या लिखा मैंने, इसका एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। अगर मैं इससे पूछूं इसका अपीयरेंस क्या है, तो अपीयरेंस कौन बना रहा है, ये बना, तो लिखोगे कि रेट ऑफ अपीयरेंस कैसे लिख सकते हो इसका, कि पॉजिटिव चेंज ऑफ कंसंट्रेशन HI डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा आपका, डेल्टा T। यहाँ पर स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट का रोल नहीं है। मैं पूछूं इसका डिसअपीयरेंस कैसे लिखोगे, यानी ROD लिखना होगा। अच्छा ठीक है, यहाँ पे नोट कर लो तो मैं बताता हूँ उसको। ठीक, जैसे मैंने एग्जांपल दिया कि N2 + 3H2 जो अमोनिया बनाते हैं, इससे फॉर्मूला अमोनिया बनाते हैं। ठीक है, तो मैंने कहा इसका रेट ऑफ रिएक्शन, तो एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन को क्या लिखोगे, देखो कि चेंज ऑफ माइनस चेंज ऑफ कंसंट्रेशन N2 डिवाइडेड बाय डेल्टा T इज इक्वल टू क्या लिखोगे, कि 1/3 माइनस 1/3 चेंज ऑफ कंसंट्रेशन H2 डिवाइडेड बाय डेल्टा is equal to 1/4 positive change of concentration H3 divided by delta। इस तरह से लिखना आपका। मैं पूछा अपीयरेंस के लिए, रेट ऑफ अपीयरेंस तो कौन है, यही है, तो इसको कैसे लिखोगे, पॉजिटिव चेंज ऑफ कंसंट्रेशन NH3 डिवाइडेड बाय डेल्टा। डेल्टा कोफिशिएंट का यहाँ पे क्या होगा बेटा, रोल नहीं होगा, कोफिशिएंट का रोल यहाँ पे नहीं होगा, बस इस बात को ध्यान में रखते हुए चलना है। ठीक है, मैं पूछूं इसका मतलब रेट ऑफ डिसअपीयरेंस क्या होता है, तो क्या लिखोगे, इसका रेट ऑफ डिसअपीयरेंस कौन सा है, ये है, तो दोनों है, दोनों का लिखना होगा, और स्टोइकियोमेट्रिक का कोई रोल नहीं होगा, तो माइनस चेंज ऑफ N2 डिवाइडेड बाय डेल्टा T इज इक्वल टू माइनस चेंज ऑफ कंसंट्रेशन H2 डिवाइडेड बाय डेल्टा। लिखो ठीक है, तो इतना आपको लिखना समझ में आ गया होगा। एक अब आपको मैं जैसे एक क्वेश्चन दूँ, यहाँ पे है PCl3 और यहाँ पे और भी है आपके पास +Cl2 ड्यू टू द PCl5। इसका रेट ऑफ रिएक्शन, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, डिसअपीयरेंस, अपीयरेंस, ये आप लोग लिखो फटाफट, आप लोग लिख लो फटाफट इसका इसी तरीके से। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में आपको मैं इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल समझाऊंगा, छोटा सा वीडियो बनाऊंगा उसके लिए, न्यूमेरिकल समझाऊंगा, उसके बाद अगला एक अपना कोई मेथड आएगा उसको हम समझेंगे। ठीक है, तो इसको आप लिखना आ गया होगा, तो मैं आपको ये कि यूनिट बता दूँ कि रेट ऑफ रिएक्शन की यूनिट क्या होती है। देखो फार्मूला क्या होता है कि चेंज ऑफ कंसंट्रेशन C डिवाइडेड बाई चेंज ऑफ कंसंट्रेशन डेल्टा T होता है। बताओ कंसंट्रेशन का क्या होता है, बता सकते हो कि N/V होता है। N/V का मतलब क्या होता है, N मतलब मोल और V का मतलब क्या होगा, लीटर, इन्वर्स कर सकते हो इस तरह से, मतलब V को ऊपर ले जाकर क्या जाएगा, V मतलब ऐसा होता है कि मोल डिवाइडेड बाय लीटर। इसको कैसे लिख सकते हो डायरेक्ट, इस तरह से लिखते हो मोल लीटर इन्वर्स। तो लेकिन C का क्या हो गया, डेल्टा C का क्या हो गया कि मोल लीटर इन्वर्स हो गया, और T का किस में लिखते हैं बेटा, सेकंड में लिख देते हैं। तो कैसा होगा, टोटल लिखोगे तो क्या होगा यहाँ पे कि मोल, एक मिनट थोड़ा जगह ले लेते हैं, थोड़ा इधर ले लेते हैं, तो लिखोगे कैसे इस चीज़ को, यहाँ पे देखो कि यहाँ से मैंने क्या लिखूंगा, N की वैल्यू इस चीज़ को तो N क्या है, मोल लीटर इनवर्स, नीचे क्या जाएगा सेकेंड, अब सेकेंड को ऊपर ले जाओ तो क्या जाएगा मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स, ये आ जाएगा इसका
क्या हो गई आपकी यूनिट। तो इसको आप लिख सकते हो कैसे, मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स में लिख सकते हो, ठीक है। वैसे फाइनली अगर इसको लिखा जाए तो क्या लिख सकते थे, ऐसे लिख सकते थे, मतलब ये था ये आपका कंसंट्रेशन एंड टाइम इनवर्स, यही था आपका, ये कंसंट्रेशन था डिवाइडेड बाय टाइम, टाइम ऊपर लेंगे तो क्या हो गया इनवर्स हो गया। तो इस चीज़ को कंसंट्रेशन का क्या होता है, मोल लीटर इनवर्स होता है, टाइम का क्या होगा सेकेंड इनवर्स होता है। अब मिनट में लिखना चाहते हो तो उसको मिनट में भी लिख सकते हो, तो यहाँ पे क्या लिखोगे मोल लीटर इनवर्स, और यहाँ क्या लिखोगे मिनट इनवर्स। ये आपकी तीनों यूनिट हो गए, सेकेंड में, कंसंट्रेशन में और मिनट में, तीनों चीज हो गई आपकी। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हमने बस उतना ही समझेंगे कि कैसे रेट ऑफ रिएक्शन लिखा जाता है, अपियरेंस किसे कहते हैं, अपियरेंस किसके, तो बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। मैं नेक्स्ट वीडियो में इसमें डायरेक्ट न्यूमेरिकल बताऊंगा। तो सबसे पहले आपको किसी भी रिएक्शन का रेट ऑफ रिएक्शन, डिसअपियरेंस, अपीयरेंस, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन सारे आपको आने चाहिए लिखना, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में आपको मिलेंगे इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल करते हुए, यानी सिर्फ न्यूमेरिकल रहेगा ताकि आपको पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाए। इसके नेक्स्ट लेक्चर में हम न्यूमेरिकल सीखेंगे, ठीक है। तब तक के लिए अपना कॉपी करो, उसको लिखो, समझो, इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व करो। ओके, थैंक यू।